हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं डीएसएसबी की तैयारी एनआईओएस का ब्लॉक नंबर 506 यूनिट नंबर 4 चिंतन कौशलों का विकास। आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे चिंतन कौशलों के बारे में। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। हेनरी फोर्ड की डेफिनेशन, सोचना सबसे मुश्किल कार्य है। शायद यही कारण है कि इतने कम लोग इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स आपके सामने। गैरेट के अनुसार चिंतन एक ऐसा व्यवहार है जो अक्सर अंतर्निहित और छुपा हुआ है और जिसमें आमतौर पर प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स चिंतन प्रक्रिया के अंदर शामिल घटकों के बारे में। ठीक है, तो चिंतन कौशलों में कौन कौन से घटक शामिल हैं फ्रेंड्स? संकेत, प्रतीक, और नेक्स्ट आपके सामने आता है अवधारणाएं, मोटर गतिविधियां, भाषा, छवियां, अनुभव, अपनापन और मानसिक कार्य। ये सभी चीज़ें आपके चिंतन कौशल के अंदर शामिल होती हैं। एक व्यक्ति के चिंतन कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे कि बुद्धि की प्रकृति कैसी है, उसकी इंसान की मानसिक अवस्था कैसी है, उसका किसी भी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण कैसा है, उसकी आदतें क्या हैं, वो किस तरीके से परिवार में, स्कूल में बिहेव करता है, उसकी वृद्धि और विकास का चरण कौन सा है कि भाई छोटा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, व्यक्तित्व के कारक, मानसिक स्वास्थ्य है कि वो पागल तो नहीं है या फिर नॉर्मल एक आधा इंसान होता है तो सारा दिन हंसता ही रहता है सिर्फ, उसके इरादे क्या हैं, अंत में व्यक्ति की भावनाएं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी थिंकिंग स्किल्स के अंदर आती है फ्रेंड्स, जिसको हमें अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। क्वेश्चन आता है हमारे सामने, चिंतन कौशल क्या है? चिंतन कौशल वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम किसी अनुभव का अर्थ निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। यह निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति सजग तरीके से सोचने की मानव की क्षमता को दर्शाता है, जैसे कि याद रखना, प्रश्न पूछना जो है चिंतन कौशल का बहुत ही मेन पॉइंट है। अवधारणाएं बनाना, योजनाएं बनाना, तर्क करना, कल्पना करना, फैसला करना, निर्णय करना। ओके, शब्दों को विचारों में बदलना। चिंतन कौशल सोचने की एक व्यवहारिक क्षमता है जिसे कुछ हद तक प्रभावी या कुशल कहा जाता है। अभ्यास के द्वारा बच्चे कारण बताने में या प्रश्न पूछने में अच्छे हो सकते हैं, राइट। हम उसको बार बार जो है प्रैक्टिस करवाते रहेंगे कि बेटा आप क्वेश्चन पूछो, तभी हमारी टीचर हमें बार बार बोलती रहती है ना कि बेटा आप क्वेश्चन तो पूछो। बच्चे में चिंतन कौशल विकास की आवश्यकता और उसका महत्व। चिंतन कौशल हमें हमारे अनुभवों से सीखने और बुद्धि का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाते हैं। जैसे कि माइक फ्लिथम के अनुसार हमारे विकासशील दुनिया में सोचने की क्षमता किन्हीं निश्चित कौशलों या ज्ञान से अधिक वांछनीय होती जा रही है। ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है क्योंकि एनआईओएस के सारी की सारी डेफिनेशंस जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट पे। मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकतर विकास शिशु काल की प्रारंभिक अवस्था में हो जाता है। ये आपने बॉर्नविटा के ऐड में भी देखा होगा ना कि छोटे से बच्चे का जो विकास है 5 साल की उम्र में ही उसका 90% तक हो जाता है, लेकिन एनआईओएस के थोड़ा सा फेरबदल है कि 6 साल की आयु तक अधिकतर बच्चों का मस्तिष्क व्यस्त मस्तिष्क का 90% हो जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शुरू के वर्षों में जब मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो चिंतन कौशल विकसित करने के उपाय करना ज़्यादा प्रभावी होगा, राइट। उसको बचपन से ही जो है क्वेश्चन पूछने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। चिंतन की अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे हम। जीन प्याजे ने क्या कहा है, ब्रूनर ने क्या कहा है, हमारा थिंकिंग प्रोसेसिंग का सिद्धांत क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्याजे के सिद्धांत के बारे में कि प्याजे ने व्यक्तियों में संज्ञानात्मक विकास के क्रमिक चरणों में चिंतन के विकास का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास किया है। एनआईओएस की जो हिंदी लैंग्वेज है वो बहुत अटपटी है, मतलब एक बार पढ़ते तो समझ में ही नहीं आता क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सी चीज को भी इतना ज्यादा मुश्किल बना देते हैं, ना तो ये हिंदी मीडियम वाले समझ पाते हैं और ना ही इंग्लिश मीडियम वाले समझ पाते हैं। तो सिंपल सी टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ प्याजे ने क्या कहा है थिंकिंग स्किल्स के बारे में। उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए हैं। अडाप्टेशन आप बार बार पढ़ चुके होंगे प्याजे का। अडाप्टेशन के अंदर 2 चीज़ें होती है हमारी, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, अनुकूलन। यानी कि अडाप्टेशन, अनुकूलन के अंदर क्या होता है, दुनिया के साथ सीधी प्रक्रिया का मानसिक छवि बनाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। इसके अंदर हमारे 2 घटक होते हैं, एक होता है आत्मसात और एक होता है
समायोजन, यानी कि एजिमुलेशन और एकोमोडेशन। एजिमुलेशन के अंदर क्या आता है हमारा, जो भी बच्चे को पहले से ही पता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो स्कूल में जाना शुरू नहीं किया, उसके बड़े भाई बहन जो है पेन से काम करते हैं तो पेन लेकर काम करता है, लेकिन अगर उसको बोलो कि मार्कर दे दो तो क्या बोलेगा, उसे पता ही नहीं होगा कि वो मार्कर मांग रहा है कि क्या मांग रहा है। तो उसे बोलोगे ना कि मोटा पेन दो तो वो तब देगा, राइट। यानी कि जो चीज़ उसको पहले से ही पता है ना, उसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा उससे पूछना कि हाँ भाई यही चीज़ है वो, राइट। और एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, उसी चीज़ के अंदर फेर बदल कर देना, ठीक है। जो भी उसको चीज़ें आती थी मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा कर देना। आइए बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। सबसे पहली हमारी स्टेज है संवेदी मोटर अवस्था। शिशु धीरे धीरे सीख लेते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों और बाहरी दुनिया के बीच में एक रिश्ता है, राइट। छोटा सा बच्चा होता है। संवेदी मोटर अवस्था के अंत तक बच्चे जान लेते हैं कि वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब वो सामने दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी बोलते हैं हम इसको, राइट। एक बच्चा है जो दूध से बॉटल पीता है, पेरेंट्स उसको छुपा देते हैं तो दो ही चीजें करेगा, या तो वो उसको ढूंढेगा या फिर मान लेगा कि भाई वो चिड़िया ले गई, राइट। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि अगर वो चीजों को नहीं ढूंढता तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण डेवलप ही नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे सामने फ्रेंड्स, पूर्व परिचालन अवस्था। इस अवस्था में शिशुओं में वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक बनाने की क्षमता विकसित हो जाती है। वे शाब्दिक संकेतों के रूप में सोचना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसकी चिंतन प्रक्रिया पहली अवस्था की अपेक्षा उच्च स्तरीय हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, राइट। उनके लिए ये जानना कठिन होता है कि दूसरे लोग दुनिया को उससे अलग ढंग से अनुभव कर सकते हैं। उसको लगता है कि जैसे मैं चांद को देख रहा हूं तो और लोग भी ना चांद को उसी तरीके से देख रहे हैं, राइट। हमने ही बचपन में एक बार किया था कभी कि हाँ भाई हम चलो तो चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है, राइट। वह किसी आयाम के अनुसार वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित नहीं कर पाते, यानी उनमें क्रमबद्धता नहीं होती, उनमें संरक्षण ज्ञान भी नहीं होता। नेक्स्ट आती है हमारे पास मूर्त परिचालन अवस्था। ये देखिए, ये प्याजे के बारे में देखिए फ्रेंड्स हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अभी तक तो आपके बिल्कुल टिप्स पे होगा कि प्याजे ने क्या क्या कह रखा है, तो आप इस वाली वीडियो में इतना ज़्यादा फोकस मत सोचिएगा कि हाँ भी मैं आपको प्याजे की पूरी डिटेल थ्योरी करवाऊंगी। अगर आपको पूरी डिटेल थ्योरी चाहिए प्याजे की तो मैं वो भी करवा दूंगी, लेकिन NIOS के अंदर जो जो मेन पॉइंट्स है जिससे एग्जाम बन सकता है मैं वही पॉइंट्स इसके अंदर डाल रही हूँ, ओके। मूर्त परिचालन अवस्था, संरक्षण ज्ञान पारंगतता मूर्त परिचालन अवस्था की शुरुआत है, जब अवस्था में बच्चे बड़ों की तरह सोचने लग जाते हैं, राइट। ये हमारी मूर्त परिचालन अवस्था है। उसमें उलट फेर की क्षमता आ जाती है। यह तथ्य कि भौतिक परिवर्तन होने पर जो किया है उन्हें उलट करें तो वापस भी आ जाते हैं वो, तो ये पहली अवस्था आ जाती है। इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो जो है इनके अंदर स्किल्स जो है ये वाली डेवलप हो जाती हैं। औपचारिक परिचालन अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त वस्तुओं घटनाओं के बारे में चिंतन कर सकते हैं। वे काल्पनिक निगमनात्मक तर्क जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जो डिडक्टिव जो हमारी रीजनिंग वगैरह हम करते हैं ये वो चीजें जो है बच्चे कर सकते हैं, ओके। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर बच्चे, हम प्याजे के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत बार अभी तक आपका एग्जाम है मार्च में जैसे सुनने में आ रहा है। सिद्धांत से विशिष्ट परिकल्पनाएं बनाना, इस अवस्था में वे प्रस्ताव संबंधी तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। तर्क जिसमें व्यक्ति मौखिक दावे की वैधता का आकलन कर सकते हैं, तब भी जब ये संभावनाओं की बात ना हो वास्तविक घटनाओं की। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।